नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन का वेबसाइट में एक न्यूज़ आया है जो काफ़ी मायूस करने वाला है बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ को कि जो वेज रिवीजन कमेटी का जो मीटिंग 10 मार्च 2025 को होने वाला था उसको पोस्टपोन करने का एक संभावना है। चलिए हम लोग न्यूज़ को पढ़ते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस हैज़ ऑलरेडी इशूड नोटिफिकेशन फॉर होल्डिंग वेज रिवीजन कमिटी मीटिंग ऑन 10th March 2025. In the meanwhile, it is learned that Sri Rajiv Soni, chairman of the Wage Revision Committee, is proceeding for training from 10th March 2025. In the view of this, the Wage Revision Committee meeting scheduled to be held on 10th March is likely to be postponed. Official communication in this will be issued by the corporate office on Monday. If the meeting is postponed, we will persist upon the management to hold the same at earliest. देखिए, जो वेज रिवीजन कमेटी का चेयरमैन हैं राजीव सोनी जी, तो वो 10 तारीख को कोई ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। इसके लिए जो 10 तारीख को मीटिंग रखा गया था वेज रिवीजन कमेटी का, वो पोस्टपोन हो सकता है। इसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया है। सोमवार को यानी कि 3 मार्च को ऑफिशियल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट ऑफिस से आएगा और कॉर्पोरेट ऑफिस से अगर ये कम्युनिकेशन आता है पोस्टपोन करने का, तो एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपनी तरफ से बोला है कि मैनेजमेंट को वो लोग प्रेशर करेंगे, मैनेजमेंट को बोलेंगे, मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके ये मीटिंग हो। तो देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में यही चीज़ कहना है कि 10 मार्च को जो मीटिंग होने का जो बात था, ये बात जो कम्युनिकेशन हुआ था ये कॉर्पोरेट ऑफिस से ही हुआ था और कॉर्पोरेट ऑफिस का संज्ञान में तो ये होना चाहिए कि जो कमेटी का चेयरमैन है, वेज रिवीजन कमेटी का जो चेयरमैन है, वो कब कहाँ पे जा रहे हैं। अगर उनका ट्रेनिंग था तो उनका जो ट्रेनिंग का डेट है तो 2 दिन पहले रख लेते, 8 तारीख को रख लेते, 9 तारीख को रख लेते जो वेज रिवीजन कमेटी का मीटिंग, तो वो डेट क्लैश नहीं करता। एक नंबर बात है ये। दूसरा बात है कि आप ये जो मीटिंग ऐसे तो होता नहीं है, एक मीटिंग के बाद दूसरा मीटिंग होने में तो 1 महीना 1.5 महीना हो जाता है। हर मीटिंग का आखिर में निष्कर्ष जो निकलता है फिर और एक पॉइंट लेके मुद्दा हो जाता है, फिर और डिले हो जाता है। ऐसे ही तो चल रहा है सालों भर साल। देखिए 2017 का जो वेज रिवीजन का जो मामला है, तो वो अगर 2026 तक उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है तो फ़ायदा क्या है। तो आप तो एक वेज रिवीजन जो है, जो पीआरसी है, वो तो खा गए। अब 2027 में तो 4th पीआरसी आने का टाइम हो गया। तो कम से कम अभी देने से एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा कुछ नहीं होगा, बस यही फ़ायदा होगा कि बेसिक पे एक ठीक ठाक जगह पे चला जाएगा और 27 में जो 4th पीआरसी होगा उससे जाके हो सकता है एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा हो। मगर अभी जो पीआरसी अगर 26 को अगर आप देते हैं तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके बदौलत आपका तो कुछ इंक्रीमेंट का कुछ असर तो होगा नहीं। इतना साल में जो महीने में 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 रुपया बढ़ने वाला था, उसका तो 1 पैसा एरिया नहीं देंगे, तो एम्प्लॉइज़ का तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मनोबल तो गिर चुका है, पूरा मोरल तो डाउन हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले जो स्नेहा का ऑफिशियल वेबसाइट का हम लोग ब्यौरा दिए थे, उसमें क्या था कि सीएमडी साहब, डायरेक्टर साहब सब मिलके बोल रहे हैं कि अप्रैल महीने में एचआर मंथ घोषित किया जाएगा बीएसएनएल का। और उसका ये नमूना है कि मार्च में आपका जो वेज रिवीजन कमेटी का मीटिंग है उसको टाल रहे हैं
और किस वजह से, ये एक लेम एक्सक्यूज़ की तरह लगता है। और मैं तो ये बोलूँगा कि मैं अगर कुछ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किसी को दावत में बुलाए हैं, घर में खाने के लिए बुलाए हैं, और घर में मेहमान आ गया है और खाने पे बैठ गए हैं, और तब जाके बोल रहे हैं अरे आपके लिए तो खाना पका नहीं है, आप 2 दिन बाद आइए, 1 हफ्ता बाद आइए। तो ये कैसा चीज़ है, ये कैसा न्याय है? एक कंपनी में आप वीआरएस दे दिए, इतना स्टाफ घट गया, काम तो कुछ घटा नहीं, एम्प्लॉय को इतना काम करना पड़ रहा है, फिर आप बोल रहे हैं कि वीआरएस दे देंगे। तो दे दीजिए ना, तो आपको मना कौन कर रहा है? जो मर्जी तो आए कर रहे हैं, कंपनी का एसेट बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। चलिए वो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, मैं उस बारे में टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ, मगर कम से कम एम्प्लॉय का जो हक है, एम्प्लॉय रात दिन मेहनत करता है, उसका पीछे भी परिवार है, परिवार को पालने पोसने का भी तो एक जिम्मेवारी होता है। इतना महंगाई आ रहा है तो एम्प्लॉय कैसे जिएगा? और बाकी जो भी एम्प्लॉय है, जो भी खास की जो भी यंग एम्प्लॉय है, उसका जितना भी दोस्त वगैरह है और सेम टैलेंट का है, जो दूसरा कंपनी में चला गया, तो वहाँ पे देखिए उसका कितना उसका तनख्वाह है। बीएसएनएल का जब हुआ था 2014 के करीब करीब जब हुआ था एग्ज़ाम, उस टाइम पे प्रसार भारती का भी हुआ था। तो प्रसार भारती में जाके कौन सा वो लोग मतलब पहाड़ उखाड़ के रख दिए हैं कि वो लोगों का तनख्वाह देखिए कितना कितना डिफरेंस हो गया, 20-20 हज़ार का डिफरेंस हो गया। अब इतना अगर डिफरेंस हो जाएगा तो आदमी का मनोबल नहीं गिरेगा, और ऊपर से तो हर काम का प्रेशर दे देते हैं। जो यंग एम्प्लॉय है, यंग एम्प्लॉय को तो मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है कि मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को बोलिए दोस्तों, कि जो मतलब इंडेंचर्ड लेबरर होते हैं ना, जो जैसे अफ्रीका, मतलब एक टाइम पे होता था कि अफ्रीका से जो स्लेवरी होता था अमेरिका में लेके जाते थे, और जाके कॉफ़ी प्लांटेशन में, रबर प्लांटेशन में काम कराते थे। जब मर्जी खाना देते थे, जब मर्जी नहीं देते थे, अगर मन चाहे तो गोली मार देते थे। ये तो ऐसे ही तरफ जा रहा है ना। ये हमारा जो देश है, एक महान देश है, भारतवर्ष एक महान देश है, और भारत का सबसे महानता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर देश चलता है, जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। देश का सबसे बड़ा गिफ्ट है देश के प्रति एक कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के यही बात है कि नियम के मुताबिक चलना चाहिए चीज़। तो ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ देखिए ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत ही एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ऐसे होना नहीं चाहिए। और पे रिविज़न को जल्द से जल्द निपटा के, चलिए जो लॉस हो गया तो हो गया, जितना पैसा मतलब ले लिए तो ले लिए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ एम्प्लॉय का। कम से कम बेसिक पे जो है वो तो ढंग का करा दीजिए कि जाके एम्प्लॉय 2027 में जो उस टाइम पे परिस्थितियाँ होंगे, तो 4th पीआरसी लेके थोड़ा जो 5-10 हज़ार का फ़ायदा होगा तो हो सके। तो आप कुछ भी नहीं देंगे, एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा दे रहे हैं? आप एलटीसी बंद करके रखे हैं, मेडिकल तो ढंग का नहीं देते हैं, इंडोर ट्रीटमेंट का जो रेट है वो तो बोलिए ही मत। नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों का और एग्जीक्यूटिव लोगों का जो डिफरेंस है वो तो और ही एक अलग मसला है। आप एग्जीक्यूटिव लोगों का जो पे स्केल है आप तो फिक्स कर दिए हैं, तो कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए अगर आपको इतना दिक्कत है, इतना प्रॉब्लम है, आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एग्जीक्यूटिव लोगों को क्यों फंसा के रखें? एग्जीक्यूटिव लोगों को दे दीजिए ना पे रिविज़न, वो लोगों को तो कम से कम ले लेते वो लोग पे रिविज़न। तो नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के वजह से क्यों एग्जीक्यूटिव लोगों को अटका के रखे हैं? आपको देने का अगर मनसा नहीं है तो एग्जीक्यूटिव को बोलेंगे कि नॉन एग्जीक्यूटिव के वजह से पे रिविज़न नहीं हो रहा है, और नॉन एग्जीक्यूटिव लोग क्यों मान लेंगे भाई? आप फीडमेंट क्या दे रहे हैं? एग्जीक्यूटिव का पे स्केल कहाँ पे रखे हैं और कितना प्रतिशत फीडमेंट दे रहे हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव को क्या फीडमेंट दे रहे हैं? जो भी डायरेक्ट रिक्रूटेड जेई है, NE9 पे डिपार्टमेंट में आए हैं, तो वो लोग स्टैग्नेशन में कब चले जाएंगे? आप जेटीओ जो लाइस है, जेटीओ लाइस तो कभी कभार कराते हैं, और जेटीओ लाइस का भी तो हाल पूछिए ही मत कि एक बार लाइस होता है, जो आसाम का कैंडिडेट है उसको जेटीओ बना के आप केरला भेजेंगे। आप स्पेशल लाइस आधा सर्कल में तो भर्ती है, सरप्लस सर्कल बोल के रख दिए हैं। दूसरा बात है कि जो सरप्लस सर्कल है स्पेशलाइज एग्ज़ाम करेंगे, तो एक कैंडिडेट को, जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट को भेजेंगे तमिलनाडु पे, तमिलनाडु को भेजेंगे जम्मू कश्मीर पे।
तो फ़ायदा क्या होगा? अब पैसा नहीं देंगे तो वो जाके खाएगा क्या? ये भी तो सोचना चाहिए ना। कोई मानविकता बोल के कोई चीज़ है ही नहीं। तो दोस्तों मैं थोड़ा इस वीडियो में भावुक हो गया। अगर मैं कुछ गलत बोला तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मगर दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं जो बात बोला, मैं जो दुख का बात बोला, मेरा अंदर का जो बात बोला, ये बात से आप सहमत है कि नहीं। मैं अगर कुछ गलत बोला तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मैं सही बोला तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ लेके एक जनमत बनाइए कि जिसके ऊपर मैनेजमेंट को प्रेशर आ सके और यूनियन को भी ये चीज़ संज्ञान में आए कि एम्प्लॉइज़ क्या सोचते हैं इस बारे में। तो दोस्तों इस बारे में बस इतना ही मैं बोलूँगा। इसी तरीके का वीडियोस के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।